गया। कौन है वो लोग जिनके हाथ खून से सने हैं और क्यों पुलिस पर गिरफ्तारी की मांग तेज होती जा रही है। इस केस में कई ऐसे मोड़ आए हैं जहां सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन धीरे धीरे परतें खुल रही हैं और सामने आ रहा है वो डरावना सच जिसे सुनकर हर किसी के दिल में सवाल उठ रहा है। क्या कभी न्याय मिलेगा या फिर ये मामला भी हमेशा की तरह ताकतवरों के दबाव में दफन कर दिया जाए। हरियाणा के भिवानी जिले के एक छोटे से गांव दाढ़ी लक्ष्मण में जिंदगी बेहद सादगी से गुजरती थी। जेब में पैसे की तंगी रहती थी, लेकिन चेहरे पर अपनी बेटी के सपनों को लेकर चमक हमेशा साफ दिखाई देती। कुछ समय पहले उसने सिंघानी के एक प्ले स्कूल में नौकरी कर ली। रोजाना सुबह ठीक 8 बजे वह घर से निकलती। पिताजी उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देते और पिछले दिनों वह सिर्फ प्ले स्कूल तक ही सीमित नहीं रही थी, बल्कि नर्सिंग का फॉर्म भरने की तैयारी भी कर रही थी। उसे लगता था कि अगर वह नर्स बन गई तो एक साथ कई जिंदगियों को छू सकेगी और पिता का गर्व और भी बढ़ जाएगा। 11 अगस्त 2025 की सुबह भी बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुई और बोली, पापा आज शायद थोड़ा लेट आऊंगी। संजय ने बेफिक्री से कहा, कोई बात नहीं बेटा, आराम से आना। उस दिन भी वह स्कूल पहुंची और पूरे मन से बच्चों को पढ़ाया। करीब सुबह 11:23 के आसपास मनीषा ने अपने पिता संजय को फोन किया और बताया कि उसे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है, इसलिए वह स्कूल की वैन से थोड़ी पहले उतर जाएगी। ये सुनकर संजय के चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ गई। उन्होंने शांत लहजे में कहा, ठीक है बेटा, आराम से काम निपटाकर घर आ जाना। कुछ देर बाद मनीषा ने अपनी मौसी को भी कॉल किया और बताया कि उसने एक सूट ऑनलाइन ऑर्डर किया है। उसने कहा, अगर डिलीवरी वाला आए तो दादाजी का नाम बताकर पैकेट ले लेना। सब कुछ बिल्कुल रोजमर्रा की तरह सामान्य लग रहा था, जैसे हर दिन होता है। लेकिन उस दिन की शाम में कुछ ऐसा छिपा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। स्कूल से छुट्टी के बाद उसने ड्राइवर को बताया कि उसे 500 से 700 मीटर आगे एक कॉलेज के सामने उतरना है, क्योंकि वहीं से उसे फॉर्म लेना है। ड्राइवर ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है बहन जी। वैन आगे बढ़ गई और मनीषा अकेली उतर गई। शाम ढलने लगी, लेकिन मनीषा घर नहीं लौटी। पहले तो संजय ने सोचा कि शायद फॉर्म लेने में देर हो गई होगी। तभी अचानक उनके फोन पर एक मिस कॉल आई। उन्होंने तुरंत कॉल बैक किया, मगर फोन रिसीव नहीं हुआ। दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बेचैन होकर उन्होंने यह बात पत्नी को बताई और पूरे घर का माहौल अचानक भारी हो गया। कुछ पल सोचने के बाद संजय ने अपने पिता से सलाह ली। पिता ने कहा, बेटा देर मत कर, तुरंत जाकर पता करो। बिना समय गंवाए वह सिंघानी की तरफ निकल पड़े। सबसे बेचैनी के मारे उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन मिलाया। कांपती आवाज में कहा, साहब मेरी बेटी सुबह से घर नहीं लौटी। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी आ गई। सड़क पर खड़े होकर संजय ने हाथ हिलाकर गाड़ी रोकी। पुलिस वालों ने उतरते ही पूछा, क्या हुआ? संजय ने रोते हुए कहा, मेरी 19 साल की बेटी मनीषा लापता है। सुबह स्कूल गई थी, लेकिन अब तक वापस नहीं आई। ये सुनकर तीनों पुलिसकर्मी आपस में देखकर हंस पड़े और बोले, अरे भाई, कहीं घूमने गई होगी, चिंता क्यों करता है? आजकल लड़कियां खुद ही मस्ती करती रहती हैं। उनकी यह बात सुनकर संजय का दिल मानो चाकू से चीर दिया गया हो। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, साहब ये मजाक का समय नहीं है। मेरी बेटी जिम्मेदार है, वह ऐसा कभी नहीं करेगी। तब जाकर पुलिस थोड़ी गंभीर हुई और बोली, ठीक है, कहाँ चलना है? संजय ने बताया कि मनीषा ने नर्सिंग फॉर्म लेने की बात कही थी। शायद वह पास के आइडियल कॉलेज गई होगी। पुलिस ने तुरंत उसे गाड़ी में बैठाया और कॉलेज पहुंच गई। मुख्य गेट बंद था, लेकिन पीछे का छोटा दरवाजा खुलवाकर सब अंदर दाखिल हुए। वहां कमरे में 3 लोग बैठे हुए थे। 2 पर शराब का नशा साफ झलक रहा था और तीसरा थोड़ा सामान्य दिख रहा था। संजय ने बड़ी विनम्रता से पूछा, साहब मेरी बेटी यहाँ फॉर्म लेने आई थी, क्या आपने उसे देखा है? उन लोगों ने तुरंत अनजान बनने की कोशिश की और बोले, नहीं, यहाँ कोई लड़की नहीं आई। संजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, तो कम से कम सीसीटीवी दिखा दीजिए। लेकिन न तो वहां मौजूद लोगों ने कोई फुटेज चलाई और न ही पुलिस ने इस पर जोर डाला। बस कुछ औपचारिक सवाल पूछकर गाड़ी वापस मोड़ दी गई। रात करीब 10 बजे तक संजय अपनी बेटी को ढूंढता रहा, हर जगह भटकता रहा, मगर पुलिस वालों ने अंत में सिर्फ इतना कहा, लोहारू थाने में जाकर FIR कर दो। उस रात संजय की आंखों से नींद गायब हो गई। हर पल उसे सिर्फ अपनी मनीषा का चेहरा याद आ रहा था। अगली सुबह 8 बजे वह कुछ रिश्तेदारों को लेकर लोहारू थाने पहुंचा, मगर वहां भी हालात अलग नहीं थे। कोई कहता शायद भागकर शादी कर ली होगी, तो कोई ताना मारता
आजकल की लड़कियां अक्सर ऐसा कर जाती हैं। हर एक टिप्पणी संजय के दिल को अंदर तक तोड़ रही थी। काफी देर बहस और भटकने के बाद शाम तक एफआईआर दर्ज हुई और केस की जांच एसआई शकुंतला को सौंप दी गई। लेकिन जांच के नाम पर भी बस कागजी खानापूर्ति की जा रही थी। संजय खुद कॉलेज गया, सीसीटीवी फुटेज मांगता रहा, मोबाइल लोकेशन निकलवाने की गुहार लगाता रहा, मगर हर बार उसे टाल दिया गया। 13 अगस्त की सुबह अचानक पुलिस का फोन आया, एक बॉडी मिली है, आकर पहचान कीजिए। यह सुनते ही संजय के पैरों से जैसे ताकत ही निकल गई। वह भागते हुए नहर के किनारे पहुंचा जहां भीड़ जुटी थी। मिट्टी और खून से सना एक शव पड़ा था। कपड़ों को देखते ही वह जोर से चीखा, ये मेरी बेटी है, मेरी मनीषा। उसकी चीख सुनकर आसपास मौजूद लोग भी स्तब्ध रह गए। शव की हालत बेहद दर्दनाक थी। आंखें बाहर निकली हुई, गर्दन पर गहरे घाव और शरीर पर नुकीले हथियार से कई वार के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे मौत के बाद भी उसके साथ बर्बरता की गई हो। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं और दिलों में गुस्से की लपटें। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी भेजा गया। अगले दिन रिपोर्ट आने के बाद जब शव परिवार को सौंपा गया तो उन्होंने अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था, जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे हम अपनी बेटी को मुखाग्नि नहीं देंगे। धीरे धीरे पूरा गांव उनके साथ खड़ा हो गया। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, छात्र सड़कों पर उतर आए। हर गली में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, मनीषा को न्याय दो। देखते ही देखते आंदोलन पूरे जिले में फैल गया। झज्जर, जींद, फतेहाबाद, रोहतक, करनाल तक लोग इस आवाज से जुड़ गए। दबाव बढ़ने लगा और सरकार तक संदेश पहुंच गया कि अब इस मामले को दबाना आसान नहीं होगा। पुलिस अधीक्षक मनवीर सिंह का तबादला कर दिया गया। वहीं एसएचओ अशोक कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया। जांच की जिम्मेदारी संभाल रही एएसआई शकुंतला को भी निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा 112 नंबर पर ड्यूटी कर रहे 3 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन इन कार्रवाइयों से जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोग कहने लगे, आज सस्पेंड किया है, कल बहाल कर देंगे, लेकिन हमारी बेटी तो कभी लौटकर नहीं आएगी। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा जोरदार तरीके से ट्रेंड करने लगा। 18 अगस्त की दोपहर अचानक एक कथित पत्र वायरल हुआ। इसमें लिखा था कि मनीषा ने खुद जहर खाकर जान दी है। दावा किया गया कि उसने पास की एक दुकान से 600 रुपए का कीटनाशक खरीदा और फिर मम्मी पापा सॉरी, मैं बोझ नहीं बनना चाहती लिखकर अपनी जान ले ली। पुलिस ने इसे सुसाइड नोट करार दिया। लेकिन सवाल उठे, अगर यह पत्र था तो 4 दिन तक सामने क्यों नहीं लाया गया? असली है या सिर्फ एक कॉपी? और अगर जहर पिया था तो गर्दन पर इतने गहरे जख्म कैसे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खुलासा किया कि गर्दन पर 29 गुणा 16 सेंटीमीटर का घाव था, जो केवल किसी नुकीले हथियार से बार बार वार करने पर ही बन सकता है। शरीर पर कई और चोटें व खरोंचें भी थीं। विशेषज्ञों का कहना था कि इनमें से कुछ निशान मौत के बाद बने लगते हैं। संभव है नहर के किनारे मौजूद कुत्तों या सुअरों ने शव को नुकसान पहुंचाया हो। लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। वे कहने लगे कि अगर पहले ही दिन कॉलेज का सीसीटीवी देखा गया होता, मोबाइल लोकेशन निकाली गई होती और आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती तो आज अपराधी सलाखों के पीछे होते और मनीषा जिंदा होती। उसके पिता संजय बार बार यही कहते, मेरी बेटी निडर थी, कभी किसी से छुपकर घर से नहीं निकलती थी। गांव की बुजुर्ग औरतें भी कहती, बच्ची बहुत भोली और सीधी थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। आंदोलन हर दिन तेज होता गया। विपक्षी नेता भी मैदान में उतर आए। सरकार को मजबूरी में कहना पड़ा कि जरूरत हुई तो सीबीआई जांच कराई जाएगी। अब यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा था, बल्कि पूरे प्रदेश की बेटियों की आवाज बन चुका था। हर पिता अपनी बच्ची को स्कूल भेजते वक्त पल भर रुककर मन ही मन यही दुआ मांगता, भगवान बस मेरी बेटी को सुरक्षित वापस लौटा देना। पुलिस का कहना है कि करीब 10 नमूने फॉरेंसिक लैब में भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन लोगों की चिंता यह है कि कहीं इस केस को जबरन आत्महत्या का रंग न दे दिया जाए। हर रोज नई खबरें नए सवाल खड़े कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज आखिर गायब क्यों है? असली सुसाइड नोट कहां है? कीटनाशक किसने बेचा? क्या गवाहों से बयान लिए गए? मौत का सही समय कब तय हुआ? अब भी इन सवालों के जवाब अधर में हैं। हर सुबह संजय और उसकी पत्नी एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं। शायद आज कोई ऐसा सबूत मिले जो उन्हें न्याय की ओर ले जाए। मनीषा की कहानी अब पूरे समाज के सामने एक आईना बन चुकी है। लोग पूछने लगे हैं, अगर एक गरीब बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने निकले तो क्या उसे हमेशा यही सुनना पड़ेगा कि भाग गई होगी, लौट आएगी
ये कहानी डराने के लिए नहीं बल्कि याद दिलाने के लिए है कि न्याय केवल तभी जिंदा रहता है जब समाज एकजुट होकर आवाज उठाए। अगर मनीषा के लिए लोग सड़कों पर न उतरते तो शायद यह